हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विथ पैसिफिक। तो हम इस सीरीज़ में फंडामेंटल एनालिसिस देख रहे थे स्क्रीनर साइट की मदद से। तो उस सिलसिले में ये हमारा शायद लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी तक शायद 8 या 9 वीडियो आ चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम कवर करेंगे पूरे स्क्रीनर साइट को जस्ट एज ए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। स्क्रीनर साइट पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा इस वीडियोस को। तो हम चलते हैं डायरेक्टली जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके आगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या देख रहे थे, गणेश हाउसिंग को देख रहे थे। तो उसमें हम सबसे लास्ट टेबल तक आ चुके थे, कैश फ्लो तक हमने डिस्कस कर लिया था, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट टेबल आ रहा है रेशियोज़ का। ठीक है, तो इस रेशियोज़ में हमें सब कुछ अभी नहीं देखना है करेंटली, हमें जो देखना है वो हम अभी मेन फोकस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसमें 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ, तो देखिए इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए ना, ये डेटर डेज़ के बारे में। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए, तो इसमें हम डेटा डेज़ को देखना है। तो डेटा डेज़ में हम देखेंगे ना कि देखिए 2022 से लेके ये पर ईयर वाइज दे रखा है। तो ये 111 दिन था, 53 दिन था और फिर 50 दिन। तो इसका मतलब क्या है ना, डेटा डेज़ मतलब क्या होता है कि जैसे 2022 में कंपनी अगर मान लो 100 रुपये ले रही थी, कर्ज ले रही थी, डेट ले रही थी, तो उसको 111 दिन लग रहे थे उस कर्ज को चुकाने के लिए। ठीक है, बट मार्च 2023 में क्या हुआ कि सिर्फ 53 डेज़ में ये अपने कर्ज को, डेट को पे कर दे रही है। ठीक है, डेट फ्री हो जा रही है 53 डेज़ में। वैसे ही फिर अभी 2024 में क्या है कि डेटा डेज घट के 50 हो गया है। तो ये डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या लग रहा है कि हाँ, कंपनी अपने डेट को बहुत जल्दी चुका दे रही है। मीन्स ये हमारा डेटा डेज देखने का क्या है कि पर ईयर हमारा डेटा डेज कम होते जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा डेटा डेज के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टेबल में, जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इसका मतलब क्या है ना कि जैसे कि शेयर होल्डिंग में क्या, जैसे कोई भी कंपनी है तो उसके शेयर्स या तो प्रोमोटर के पास होंगे, एफआईआईज़ के पास में होंगे, डीआईएस के पास में होंगे, या फिर रिटेलर के पास में होंगे, या फिर गवर्नमेंट के पास में होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास में देखिए ये शेयर्स गवर्नमेंट के पास में नहीं है। आप और भी शेयर्स देखेंगे जैसे कि बीपीसीएल हुआ, और भी बहुत सारे जो मेनली जो पीएसयूज बैंक होते हैं वो सब देखेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट के भी ये शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मेनली देखना है ना कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है, उसे आप मिनिमम आप कोशिश रखिए कि 40 टू 45% ना अप्रॉक्स होना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना, आगे डिस्कस करेंगे। ये आप सिर्फ अभी याद रखिए कि प्रोमोटर की होल्डिंग हो वो मिनिमम 40 टू 45% हो, तभी वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा है प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर कौन होते हैं, जो अगर किसी कंपनी के बारे में अगर हमें डीप नॉलेज देखना है तो प्रोमोटर के पास ज़्यादा नॉलेज हो सकता है उस कंपनी के बारे में। तो अगर प्रोमोटर ही उस कंपनी को अपने पास ना रखे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उस प्रोमोटर को भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पे। ठीक है, तो अभी देखिए इस कंपनी में क्या है कि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि प्रोमोटर अपने होल्डिंग्स को नहीं छोड़ रहा है डायरेक्ट, मतलब वो कंटिन्यू देख रहे हैं कि 73% प्रोमोटर अपना होल्डिंग रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोमोटर होल्डिंग की बात अगर हम जाते हैं ना, तो और देखिए इसके एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे आप जाके एचडीएफसी बैंक देखिए, जाकर आप सीडीएसएल देखिए, आप कैंप्स देखिए, एमसीएक्स देखिए, तो उसमें आपको प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखेगा। तो ये इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्रीज डिफर करता है। ठीक है, तो ये सब जैसे हम अभी ये सीरीज़ हमारा कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद हम एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगा हम उस वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप जस्ट एक जो फ्लो है ना उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोमोटर होल्डिंग होती क्या है। तो प्रोमोटर होल्डिंग हमने क्या डिस्कस किया कि 40 से 45% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग हो तब अच्छा मानेंगे, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छा निकल के आ रही है। ठीक है, फिर एफआईआईज़ की होल्डिंग देखें, तो एफआईआईज़ की होल्डिंग अब देखिए, ये एफआईआईज़ की होल्डिंग पहले 1% थी, फिर 0.97% हुई, फिर 0.75% हुई। उसके पहले का भी हम देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये घट रहा है थोड़ा थोड़ा।
बट ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट DIS की होल्डिंग देखिए 0.05, 0.06, 0.33, तो ठीक है। मतलब हम अभी आपकी कोई कंपनी देखेंगे ना कि FIS की होल्डिंग 20%, 25% है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ऐसी कंपनी एक मैं अभी सर्च किया हूँ जो प्रोमोटर होल्डिंग FIS की होल्डिंग 25% अबव है। तो ये सब हम एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए, ये देखिए पब्लिक की होल्डिंग। अब देखिए पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम होना उतना अच्छा है कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पब्लिक की होल्डिंग 40% से अबव हो गई, मतलब उस कंपनी में अब थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये दोनों टेबल हमारा इस वीडियो में कवर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो ये पूरा स्क्रीनर के साइट को यूज़ करके ना कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, आप ये सारे 8 या 9 वीडियोज़ हैं, टोटल 10 वीडियोज़ होंगे शायद। ये सारे वीडियोज़ को हमेशा आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे क्वेरी रन करेंगे। अपने जैसी भी क्वेरी होगी उसको आप खुद कमेंट करें तो उस क्वेरी को भी रन करेंगे हम। तो उस क्वेरी रन करके हमें जो स्टॉक मिलेगा उस स्टॉक के बारे में हम पूरी फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, गुड बाय।